हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी अंकित राठी में। जैसा कि आपको पता ही है कि 21 जनवरी को आपको आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, यानी कि इसी महीने में आपका एग्ज़ाम होगा और लगभग अभी 20 दिन से भी कम का टाइम आपका बचा है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि आपकी हमने यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चलाई हुई हैं सीटेट के लिए। तो आज आपकी हम एसएसटी की क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं जो सीटेट में पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी तबीयत थोड़ी ख़राब होने की वजह से, तो पॉसिबल है कि आज आपकी 2 क्लास हो जाएंगी, एक अभी और एक क्लास आपकी इवनिंग में हो जाएगी। इवनिंग वाली क्लास में भी आपका एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, और इवनिंग वाली जो क्लास होगी इसमें प्रॉपर 2023 में यानी अगस्त में जो आपका पेपर हुआ है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे स्क्रीन। जैसा कि हमने आपको बताया ही है कि पेपर 2 यानी कि एसएसटी में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वही हमने डिस्कस किए गए हैं। आज की जो क्लास है उसमें प्रॉपर किसी पर्टिकुलर ईयर के क्वेश्चंस नहीं है, ये मिक्स क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन वही है जो पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा स्क्रीन पर। लोकतक झील किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं: मणिपुर, असम, उड़ीसा और मेघालय। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे ये डायरेक्ट पूछा गया है। सीटेट का जो पैटर्न है, डायरेक्ट क्वेश्चन कम पूछता है, या तो पैडागोजी की फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा, या फिर पैडागोजी प्लस कंटेंट की फॉर्म में रहेगा, या फिर आपका कथन निष्कर्ष की फॉर्म में क्वेश्चन रहता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना का ऑप्शन टिक करना ज़्यादा इजी रहता है, लेकिन इसके चांस बहुत ज़्यादा कम हैं अब। लेकिन जो पैडागोजी प्लस कंटेंट और आपके कथन निष्कर्ष वाले जो क्वेश्चन होंगे उनको भी आप तभी कर सकते हैं अटैम्प्ट जब आपका जो है कंटेंट क्लियर होगा। ठीक है, तो कंटेंट के लिए हमने आपको कल बताया ही था, एक मैसेज किया था ग्रुप पे, सीटेट 2024 के ग्रुप पे, कि या तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ठीक है, क्लास 6, 7, 8 की, या फिर क्या करना है आपको, एक मैंने प्लेलिस्ट आपको सेंड की थी, उसमें लगभग 60 वीडियोज़ हैं। 4 से लेकर 60 तक आपको देखनी पड़ेंगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, लेकिन उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कहाँ पड़ती है लोकतक झील? ये पड़ती है आपके मणिपुर में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स इतना इंपॉर्टेंट है, अलग अलग परीक्षाओं में कितनी बार ये पेपर में पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन और बन जाता है कि एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केबुल नामजाओ, वो कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? वो भी लोकतक झील के अंदर ही पड़ता है। तो उसका आंसर भी यही हो जाएगा, मणिपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का क्या दिया गया है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बताइए, फ्रेंड्स, किस शहर को भारत का हथकरघा हब कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं: लखनऊ, वाराणसी, पानीपत और सूरत। बताइए किसको भारत का हथकरघा हब कहते हैं? अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। वैसे तो मोस्टली आप लोग इसका आंसर सूरत लगा देंगे, क्योंकि सूरत में क्या होता है, गुजरात के सूरत में कपड़े का बहुत ज़्यादा काम वहाँ होता है, बहुत सस्ते सस्ते कपड़े वहाँ मिलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उद्योग है। लेकिन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा आपका पानीपत। क्योंकि जो बेसिकली जो हथकरघा उद्योग है वो पानीपत में ज़्यादा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा पानीपत। पानीपत को ही हथकरघा हब कहा जाता है।
हालांकि सूरत में भी काफ़ी मात्रा में है ये, लेकिन पानीपत में ज़्यादा है। तो इसी दृष्टि से आपका पानीपत को बोलते हैं भारत का हथकरघा हब। ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आज का। आज की सीरीज़ में 25 से 27 क्वेश्चन रखे गए हैं ओनली, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा होने पर वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन हमने नहीं लिए हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम से इवनिंग की वीडियो में या जैसा भी होगा 30 क्वेश्चंस मिनिमम रहा करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, किस शहर को भारत का पेरिस कहा जाता है? बताइए फ्रेंड्स। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चंडीगढ़, इंदौर, नागपुर और जयपुर। बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। कमेंट कीजिए फटाफट। किस शहर को कहा जाता है भारत का पेरिस? फटाफट कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जयपुर। जयपुर को क्या बोलते हैं? भारत का पेरिस कहा जाता है। जयपुर को एक नाम से और भी जाना जाता है, वो क्या नाम है बताइए, कोई कमेंट कीजिए। पिंक सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, जयपुर को क्या बोलते हैं? पिंक सिटी भी बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप जयपुर लगा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड्स थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ऑप्शन पेज थोड़ा अलग अलग हो गया है। हाँ, अभी आपको दिख रहा होगा। बताइए लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? एक भी नहीं, 2, 4 या 12। फ्रेंड्स क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। लोकसभा के लिए पूछा है पहली चीज़। दूसरी पूछा है मनोनीत कितने हो सकते हैं। निर्वाचित नहीं पूछा है, मनोनीत पूछा है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कमेंट कीजिए फटाफट। तब तक हम क्या करते हैं, पूरा जो है स्ट्रक्चर आपको समझा देते हैं, क्योंकि पूरा जब तक आपको समझ नहीं आएगा आप अच्छे से इसका आंसर दे ही नहीं सकते। ज़रूरी थोड़ी ना है कि ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है तो सेम अगली बार भी ऐसे ही पूछ लेगा। राज्यसभा के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, ये कुछ और घुमा के इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। ठीक है, तो बता देते हैं जो लोकसभा होती है उसमें होते हैं टोटल आपके 552 सदस्य। 552 में किस तरह से होते हैं वो? 552 में 550 तो आपके मैक्सिमम चुने जा सकते हैं। ठीक है, और 2 सदस्य आपके क्या होते हैं? ये आपके अंगला भारतीय समूह से, ठीक है, क्या होते हैं, इनको लिया जाता है। ठीक है, ये तो होती है मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिलीट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। लेकिन क्या है, अभी कितने सदस्य हैं इसमें? 543। ठीक है, 543 सदस्य हैं जो निर्वाचित होकर आए हैं, और 2 अंगला भारतीय वाले, अंगला भारतीय समूह वाले सदस्य जो वर्तमान लोकसभा आपकी चल रही है। लेकिन ध्यान रखेंगे जो वर्तमान में जो लोकसभा आपकी चल रही है उसमें जो 2 अंगला भारतीय वाले हैं उनको हटा दिया गया है। कैसे? आपका 104वां संविधान अमेंडमेंट एक्ट संशोधन हुआ है संविधान में। ठीक है, उसके द्वारा, ये कब हुआ? 104वां 2019 में। इसके द्वारा क्या किया गया? 2 अंगला भारतीयों को हटा दिया गया। किस आर्टिकल के द्वारा? कौन सा आर्टिकल था बताइए? आर्टिकल 331। आर्टिकल 331 में जो 2 अंगला भारतीयों को लोकसभा में क्या मनोनीत किया जाना था, उनको इस आर्टिकल 31 को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब जब समाप्त कर दिया गया है, एक बार फिर से डिलीट कर लेते हैं। तो अब बचते हैं आपके 543 जो कि निर्वाचित हो सकते हैं केवल। ठीक है, अब इस 543 में से भी ये किस तरह से होंगे इसको बता देते हैं आपको। इसमें से 524 आपके 524 तो आपके होंगे स्टेट से। ठीक है, स्टेट, और आपके बचते हैं कितने? काउंट कर लीजिए, 16 और 3 19 बचते हैं। ये कहाँ से होंगे? ये आपके यूटी से होंगे।
ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। 543 सदस्य अब चुने जा सकते हैं, जिसमें कि 524 आपके स्टेट से होंगे और 19 आपके यूटी से होंगे। ये जो 524 लिखा है फ्रेंड्स, पहले ये आंकड़ा 530 था लेकिन जब से जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया है तो जम्मू कश्मीर की सीटें कितनी थी लोकसभा की? 6। वो किधर माँ चली गई? वो इधर ऐड हो गई। पहले यहाँ कितने थे? 13 थे ये, ठीक है। तो 13 से 6 ये वाले ऐड हो गए, ये वाले, तो यहाँ से माइनस हुए 524 बच गए और यहाँ पे ऐड हो गए, तो 13 में आपके 6 ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा ये, ठीक है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं बताइए। अब तो एक भी सदस्य मनोनीत नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहले 2 सदस्य मनोनीत होते थे, अब एक भी सदस्य मनोनीत नहीं होगा क्योंकि आर्टिकल 331 को हटा दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा अब ये क्वेश्चन। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया है, न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है दलीलों के आधार पर, दिए गए शुल्क के आधार पर, सबूतों के आधार पर, या फिर पुलिस तहकीकात के आधार पर। बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप इजीली दे सकते हैं क्योंकि आप मूवी सीरियल वगैरह देखते हैं, तो क्या होता है जब किसी को सज़ा सुनाई जाती है, क्या बोलता है जज? तमाम सबूतों के आधार पर मुलजिम को सज़ा दी जाती है, ठीक है। 2 साल की सज़ा दी जाती है, फांसी की सज़ा दी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबूतों के आधार पर न्यायाधीश किसी मुकदमे का निर्णय देता है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फरक्का परियोजना का निर्माण भारत के किस राज्य में किया गया है बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल और राजस्थान। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फटाफट कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, फटाफट बताइए। तब तक आपको बता देते हैं फ्रेंड्स, ये आपकी गंगा नदी है, ठीक है। गंगा नदी, और ये आ गया आपका पश्चिम बंगाल। एक सेकंड, ये आपकी गंगा नदी है। यहाँ से गंगा से एक धारा निकलती है इस तरह से, ठीक है, जिसे बोलते हैं हुगली। हुगली नदी ये ऐसी नदी है कि गंगा से उल्टी निकलती है। गंगा में मिलती नहीं है, उल्टा गंगा से निकलती है। और ये गंगा आगे कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में चली जाती है आगे। ये जो जगह है जहाँ से हुगली नदी निकलती है इसे बोलते हैं फ्रेंड्स फरक्का बांध। फरक्का बांध। और ये कहाँ पड़ता है फरक्का बांध? ये पड़ता है फ्रेंड्स आपका पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। तो हुगली एकमात्र ऐसी नदी है जो गंगा नदी से उल्टी निकलती है, ठीक है। सहायक नदी नहीं है, ट्रिब्यूटरी नहीं है, उल्टा गंगा नदी से ही निकलती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 7। बताइए। दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर, सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराकर। फ्रेंड्स क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में पूछा है बीमारियों को रोका जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है इनको बताइए। क्या सस्ती दवाई उपलब्ध करा देंगे तो ये सारी बीमारी रुक जाएंगी? मान लिया किसी को बीमारी हो गई, दवा खा ली, दवाई बीमारी ठीक हो गई, लेकिन जो बीमारी का कारण है जिसकी वजह से बीमारी हो रही है वो कारण नहीं हटेगा,
तो बीमारी फिर से होती रहेगी बार बार, तो ये तो ऑप्शन इसका होगा नहीं। ठीक है, आप में से कुछ लोग स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा ये वाला ऑप्शन लगा देंगे, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य शिक्षा तो आपने दे दी, लेकिन शिक्षा देने से केवल आपकी बीमारी को रोका जा सकता है, उसका समाधान तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो बेहतर सुविधाओं के द्वारा, मान लिया बेहतर सुविधाएं दे दी आपने, बेहतर सुविधाओं का मतलब भी यही है एक तरह से दवाइयाँ, अच्छी दवाइयाँ दे दी, उससे भी रोका जा सकता है क्या? तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर। जो दस्त होते हैं आपको, पेचिस और हैजा जैसी बीमारी होती हैं, किससे होती हैं? ये होती हैं फ्रेंड्स आपको बैक्टीरिया से, जीवाणु से। ठीक है, और वो जीवाणु कैसे प्रवेश करता है आपके शरीर में? दूषित जल, ठीक है, दूषित भोजन से। तो सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने से, सुरक्षित पेयजल यदि आपको उपलब्ध कराएंगे, यानी कि साफ पानी, आप स्वच्छ पानी पिएंगे, तो आपको बीमारी होगी नहीं, यानी कि रोकथाम हो जाएगी पूरी तरह से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आज का। सागर माथा का नेपाली नाम है, बताइए। यही फ्रेंड्स क्वेश्चन हमने कल इंस्टाग्राम की पोस्ट पर और यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाला था, और आज से आपके लिए टेलीग्राम पर भी क्विज मिलेगी, तो आप उसमें क्विज में भी पोल कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे भी आपकी क्विज लगी हुई है, मॉर्निंग में लगा दी थी। यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में ऑलरेडी डली हुई है क्विज, इंस्टाग्राम पे भी डली हुई है, इंस्टाग्राम के क्विज सेक्शन में डली हुई है, इंस्टाग्राम पोस्ट में भी डली हुई है, और इंस्टाग्राम के स्टेटस में भी डली हुई है, आप वहाँ भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। बताइए, सागर माथा किसका नेपाली नाम है? नेपाली भाषा में सागर माथा किसको बोलते हैं? बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, लाहौत्से, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट। बताइए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं? सागर माथा। इंडिया में क्या बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, चीन की बात यदि करते हैं, चीन या तिब्बत की, तो वहां पे क्या बोलते हैं इसको? चेमा लुम्मा। ठीक है, या तो चेमा लुम्मा बोल देते हैं, ठीक है, या फिर बोल देते हैं इसको क्या? चोमा लंगमा, या फिर चोमा लंगमा भी बोल देते हैं, दोनों इसके ही नाम है। क्लियर? तो कोई भी नाम आएगा तो आप पहचान लेंगे इजीली। ज़रूरी नहीं है कि यही पूछ लेगा सागर माथा किसका नेपाली नाम है, हो सकता है नेक्स्ट बार, इस बार पेपर में पूछ ले कि चेमा लुम्मा किसका नेपाली नाम है, सॉरी किसका नाम है, तो आप चीन लगा देंगे, चाइना ऑप्शन में नहीं होगा, तिब्बत लगा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या दिया गया है। हाँ, भीमबेटका पाषाण आश्रय में है, बताइए जो भीमबेटका है उसका पाषाण आश्रय कहाँ है? मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, कर्नाटक में, या फिर महाराष्ट्र में? कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जो भीमबेटका है उसका पाषाण इस आश्रय कहाँ पर है? बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए, 5 सेकंड का आपको समय दिया जाता है, फटाफट बताइए। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश। भीमबेटका का पाषाण आश्रय कहाँ है? मध्य प्रदेश में, एमपी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा हम खुद ही एक्सप्लेन कर देंगे। और आज की क्लास की जो पीडीएफ आपको मिलेगी, अब तक आपको ये शिकायत रहती थी कि पीडीएफ तो सर बना दिया आपने, लेकिन आंसर कहाँ से पता करें इसका, क्योंकि आपको वीडियो तो देखनी नहीं है, वीडियो तो सेंड करते हैं, वीडियो यदि आप देख लोगे तो सारे आंसर लगा लोगे, लेकिन आपको पीडीएफ चाहिए, आपको वीडियो देखनी नहीं है। तो आज हमने आपका समाधान कर दिया है, आपको वीडियो नहीं देखनी,
केवल पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लास्ट में हमने आपको हर क्वेश्चन के आंसर मेंशन कर दिए, लास्ट में दिखा देंगे आपको, आंसर आप मैच कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से कौन सा आर्द्रभूमि स्थल उड़ीसा में स्थित है? रुद्रसागर झील, दीपोर बिल, भितरकनिका, मैंग्रोव या फिर भोज वेटलैंड? बताइए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पूछा गया क्वेश्चन है आपके सीटेट में। जो आर्द्रभूमि होती है यानी कि वेटलैंड, ठीक है, उड़ीसा में कौन सा है इसमें से? बताइए। तब तक आपको एक बात बता देते हैं इसके बारे में। जो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। ठीक है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। कब से? ये 1971 को क्या हुआ था? ईरान शहर में, ईरान के रामसर में, ईरान के रामसर शहर में कन्वेंशन हुआ था, संधि हुई थी, वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, जिसमें इसको आर्द्रभूमि दिवस को अपनाया गया था। तो तभी से लेके 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है? जो आर्द्रभूमि स्थल हैं, वेटलैंड साइट्स हैं, उनको बचाया जा सके। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भितरकनिका मैंग्रोव। ये कहाँ पड़ता है? आपके उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट में भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, आपके ईवीएस वाले पोर्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आज का। फ्रेंड्स ऑप्शन और पेज अलग अलग हो गए, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, धनसिरी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? बताइए। गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, ये क्या लिखा गया? इंडस। बताइए। जो धनसिरी नदी है किसकी ट्रिब्यूटरी है? सहायक मतलब ट्रिब्यूटरी, किसकी है? बताइए। अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, और इसके बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको बता देंगे। जो धनसिरी है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी? ब्रह्मपुत्र की। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके अलावा जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी कौन कौन सी सहायक नदी है? धनसिरी, ठीक है, लिखा ही है ऊपर। धनसिरी के अलावा और सुबनसिरी, सुबनसिरी, ठीक है। धनसिरी, सुबनसिरी, दिबांग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नदी अक्सर पूछ ली जाती हैं। ठीक है, दिबांग। इसके अलावा और कौन सी है? मानस, मानस बहुत इंपॉर्टेंट है। तीस्ता, ठीक है, तीस्ता। और कौन सी है? जिमा, ठीक है। और भी है, भरेली है, जैसे कि भरेली। एक लोहित है, यहां लिख देते हैं लोहित, लोहित, ठीक है, भरेली। एक बार पढ़ के आपको बता देते हैं। धनसिरी, सुबनसिरी, दिबांग, मानस, तीस्ता, जिमा, लोहित और भरेली। इसके अलावा भी हो सकती हैं, लेकिन इतना काफ़ी है। ये इंपॉर्टेंट आपको बता दिए कि सारी की सारी किसकी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं, यानी कि ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आज का। फ्रेंड्स सेशन यदि पसंद आ रहा हो तो सेशन को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिए, जो भी आपके ग्रुप हैं, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, जो भी हैं, जहाँ भी शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए। और अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है उसमें पूछा गया है, चंदेलों द्वारा जो बनाए गए थे खजुराहो मंदिर कौन से भगवान को समर्पित है? विष्णु और शिव को, इंद्र और वरुण को, शिव और पार्वती को, या फिर विष्णु और ब्रह्मा को? बताइए। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तो। चंदेलों ने जो मंदिर बनवाए थे
ठीक है। खजुराहो, चंदेलों द्वारा जो खजुराहो के मंदिर बनवाए गए थे, कहाँ बनवाए गए थे? एमपी में, मध्य प्रदेश में बनवाए थे खजुराहो के मंदिर। तो कौन से भगवान को समर्पित है? तब तक आपको बता देते हैं कि ये जो मंदिर है ये मंदिर समूह है, ठीक है, मंदिर समूह, यानी कि बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ। कौन कौन से? हिंदू मंदिर भी हैं वहाँ और जैन मंदिर भी हैं, केवल एक ही मंदिर नहीं है, हिंदू और जैन मंदिरों के समूह हैं। और ये भगवान विष्णु और भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। कहाँ पे? एमपी में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आज का। देख लेते हैं क्या दिया गया है। किस देश को विश्व का कॉफ़ी बाउल कहा जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये तो, इसको तो आप आसानी से बता सकते हैं। बताइए, विश्व का कॉफ़ी बाउल का मतलब है बहुत ज़्यादा कॉफ़ी वहाँ पैदा होती है, यही मतलब हुआ ना। सर्बिया होगा, ब्राज़ील होगा, इंडिया होगा या फिर मैक्सिको होगा? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अपना राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कमेंट करते रहिए फटाफट। किस देश को विश्व का कॉफ़ी बाउल कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील को, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आज का। किस शासक ने गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था? फ्रेंड्स एक ऑप्शन मिसिंग लग रहा है इसका, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। आई थिंक सेकंड पेज पे पहुंच गया है वो। हाँ अब ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14, किस शासक ने गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या फिर इब्राहिम लोदी? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, कमेंट कीजिए फटाफट। जो गुरु अर्जुन देव थे, किसने दिया था मृत्युदंड उनको? उनको मृत्युदंड दिया था फ्रेंड्स जहांगीर ने। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को। हाँ अब ठीक है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? बताइए, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है ये तो। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? मन्ना डे, वी.के. मूर्ति, देविका रानी या फिर वीरेंद्र नाथ सरकार? बताइए क्या हो जाएगा। तब तक आपको बता देते हैं फ्रेंड्स, जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ये किसको दिया जाता है? जो भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान अपना देता है। भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए, आजीवन योगदान जो देता है उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कमेंट कीजिए फटाफट, किसी को पता है तो। किसको मिला था पहले भारतीय कौन है? देविका रानी। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आज का। बताइए, चीन के साथ सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लगती है? बताइए, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड? बताइए फ्रेंड्स किसके साथ लगती है, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर।
जो भारत के राज्य हैं उसमें जो चीन के साथ सीमा लगती है, किसकी लगती है सबसे बड़ी सीमा? तो ये लगती है फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और ये वाली जो सीमा है ये लगती है इसकी चीन के साथ। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसकी सीमा 3 देशों के साथ लगती है। तो चाइना के साथ लगती है, ये लगती है म्यांमार के साथ इधर से, और इस तरफ यहाँ से किसके साथ लगती है? ये लगती है फ्रेंड्स भूटान के साथ। यहाँ पड़ता है आपका भूटान। तो ये वाला हिस्सा लगता है भूटान के साथ, और ये चाइना के साथ, और ये म्यांमार के साथ। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति के दौरान। ठीक है, तो मेरठ में सिपाहियों ने किस दिन को विद्रोह किया था? बताइए किस डेट को हुआ था वो विद्रोह? 10 मई 1857, 3 मई 1857, 28 मई 1857 या फिर 16 मई 1857? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए क्या हो जाएगा। फटाफट कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए। सिपाही विद्रोह जो हुआ था फ्रेंड्स मेरठ में, वो हुआ था 10 मई 1857 को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देख लेते हैं क्या दिया गया है। नादिर शाह कहाँ का शासक था? नादिर शाह डैश का शासक था, कहाँ का शासक था? ईरान का, इराक का, मंगोलिया या फिर अफ़गानिस्तान? बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कहाँ का शासक था नादिर शाह? अपना राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, किसी को पता है तो। एक इजी क्वेश्चन है ये भी, सबको पता होगा इसका आंसर, तो डायरेक्ट पूछा गया है। कहाँ का शासक था बताइए, बताइए फटाफट कमेंट कीजिए। तो नादिर शाह था ईरान का शासक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देख लेते हैं क्या दिया गया है। फ्रेंड्स ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और आप बिल्कुल भी पढ़ते नहीं होंगे, टीवी भी देखते होंगे, तो आप बता सकते हैं इजीली। रामायण डैश के द्वारा लिखी गई थी? बताइए। जो रामायण की आपकी पुस्तक है वो किसने लिखी थी? वेद व्यास ने, वाल्मीकि ने, गोस्वामी तुलसीदास ने या फिर भगवान गणेश ने? बताइए। इसका भी आप आंसर यदि गलत देते हैं तो बेकार है आपके पढ़ना। फिर फटाफट कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए फटाफट। रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी? फ्रेंड्स रामायण लिखी गई थी महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के, क्वेश्चन नंबर 20। मृच्छकटिका, ये भी एक जो है बुक थी मृच्छकटिका, किसके द्वारा लिखी गई है? देवदत्त, विशाखदत्त, विशाखदत्त लिखा है फ्रेंड्स, ये विशाखदत्त होगा ये, अमर सिंह या फिर क्षुद्रक? बताइए। जो मृच्छकटिका थी वो किसने लिखी थी? अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए। ये तो आपने पढ़ रखा होगा, आई थिंक जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो टॉपिक हैं उनमें ये वाला क्वेश्चन बताया गया है, इजीली इन बुक्स के बारे में बताया गया है वहाँ पे। तो किसने लिखी थी, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर?
बताइए फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शूद्रक। मृच्छकटिका किसके द्वारा लिखी गई थी? शूद्रक के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सदाबहार क्वेश्चन है जो बुक के नेम है, ये किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछ लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 21। बताइए, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा। अब बताइए फ्रेंड्स। हाँ, दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जहांगीर, शाहजहां, अकबर या फिर औरंगजेब। बताइए फ्रेंड्स। उससे पहले आपको पता ही होगा, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले, जो दिल्ली में लाल किला है वो किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला बनवाया था शाहजहां ने। लेकिन लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद बनी हुई है उसका निर्माण शाहजहां ने नहीं कराया था। तो ऐसा ना हो कि शाहजहां ने लाल किला बनवाया था तो आप मोती मस्जिद के लिए भी शाहजहां का नाम ऑप्शन क्लिक कर दें। नहीं, मोती मस्जिद शाहजहां के द्वारा निर्मित नहीं कराई गई थी। वो किसके द्वारा बनवाई गई थी? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया था औरंगजेब के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा अब ये लाल किला और मोती मस्जिद दोनों अलग अलग शासक के द्वारा बनवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 22। फ्रेंड्स, सेशन यदि पसंद आ रहा हो तो सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? फारसी, उर्दू, तुर्की या फिर अफ़गानी? उर्दू कर लेंगे फ्रेंड्स, इसको ऊ लगा लेंगे इसमें। बताइए बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट, किसके द्वारा लिखी गई। तब तक आपको बता देते हैं फ्रेंड्स कि जो बाबर और जहांगीर, एक तो बाबर था, ठीक है, और एक जहांगीर था। ये दोनों शासक ऐसे थे जिन्होंने जो अपनी आत्मकथा है ना, ऑटोबायोग्राफी, इन्होंने खुद लिखी थी। ठीक है, इन्होंने खुद लिखी थी अपनी आत्मकथा। ठीक, और जो बाबर की जो भाषा थी उसने किस भाषा में लिखी थी? बाबर ने लिखी थी तुर्की भाषा में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाबर और जहांगीर इन दोनों ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी इनके द्वारा लिखी गई थी। लेकिन इसके बाद बाबर के बाद जो शासक था, बाद में जो शासक आए, उनकी लैंग्वेज फारसी हो गई थी फ्रेंड्स। बाबर की तो आत्मकथा की भाषा तुर्की थी, लेकिन बाद में इनकी भाषा क्या हो गई थी? फारसी हो गई थी, बाद में जो शासक आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बाबरनामा की जो लैंग्वेज थी तुर्की थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं एक बार क्या दिया गया है। हाँ फ्रेंड्स, ये पॉलिटी का एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कैग के बारे में, CAG कैग के बारे में पढ़ा है ना। तो बताइए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यानी कैग CAG को राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए नियुक्त किया जाता है? इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और कितने समय के लिए करता है कैग की नियुक्ति? बताइए, 5 साल, 4 साल, 7 साल या 6 साल? तब तक आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो कैग की नियुक्ति है या तो 6 साल के लिए की जाती है या फिर 65 साल की एज तक, यानी 65 साल की एज हो जाएगी तो वो हो जाएगा रिटायर। फिर 65 की एज के बाद वो नहीं रह सकता पद पर। कैग की नियुक्ति के बारे में किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 148 में लिखा हुआ है। ठीक है, और कैग के बारे में पूरा आर्टिकल 148 से लेके 151 तक आपने पॉलिटी में पढ़ भी रखा होगा।
आर्टिकल 148 से 151 के बारे में लिखा हुआ है कैग के बारे में। 148 में आर्टिकल में इसकी नियुक्ति के बारे में लिखा है, ठीक है। और कैग का क्या काम है, सीएजी का, ये क्या करता है, जो सरकारी व्यय होता है खर्चा, उसकी ऑडिटिंग करता है। तो कैग आपका राज्य में भी होता है, केंद्र में भी। जो केंद्र में सीएजी होगा कैग, वो क्या करेगा, केंद्र की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है। और जो राज्य में सीएजी होगा कैग होगा, वो क्या करता है, वो राज्य की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको और बता देता हूं जो आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। जो फर्स्ट कैग थे भारत के, कौन थे फर्स्ट कैग सीएजी, कौन थे, नरहरि राव, नरहरि राव, ठीक है। और वर्तमान में कौन है, ये भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कौन है और कौन से नंबर के हैं। तो वर्तमान में 14वें कैग हैं सीएजी, क्या नाम है उनका, गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, जिनकी नियुक्ति कब हुई थी, 2020 में हुई थी इनकी नियुक्ति, ठीक है। और चेक कर लेंगे आप, और मेरे ख्याल से 2020 में इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की गई थी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया यही पूछेगा, यहाँ से भी कुछ पूछ सकता है आपसे, इसलिए पूरा एक्सप्लेन इसके बारे में कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 आज का। संविधान सभा की कुल सदस्यता कितनी थी, जो संविधान सभा बनी थी उसमें कुल कितने सदस्य थे, 389, 292, 372 या 380, बताइए। पता ही होगा आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है। कितने मेंबर थे संविधान सभा में बताइए। तब तक आपको बता देता हूं फ्रेंड, जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था तब भारत की जनसंख्या थी 38.9 करोड़, ठीक है। और उस टाइम पे क्या डिसाइड हुआ था कि 10 लाख लोगों में से, ठीक है, एक मेंबर को चुनना है, एक मेंबर को चुनना है। तो 38.9 करोड़ जनसंख्या थी, तो कितने सदस्य हो जाएंगे, 389, ठीक है। संविधान सभा में 389 सदस्य थे। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यों इतने सदस्य थे, आपको ये भी बात क्लियर हो गई है। 38.9 करोड़ जनसंख्या थी उस टाइम पे, और 10 लाख लोगों में से एक सदस्य को लिया जाना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन ऐड किया हुआ है। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी, बताइए। सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, सुनंदा महाजन या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड 10 सेकंड का टाइम आपको दिया जाता है, अपना राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, बताइए जल्दी। पहली महिला स्पीकर कौन थी लोकसभा की, बताइए फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आई थिंक 2 क्वेश्चन आपके और बचे हैं केवल। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26। लोकपाल का विचार लिया गया था, कहाँ से लिया गया था, ब्रिटेन से, अमेरिका से, स्कैंडिनेवियाई देशों से या फिर फ्रांस से। अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, किसी को पता है तो फटाफट कमेंट कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताइए जल्दी। कौन होता है लोकपाल, लोकपाल एक उच्च अधिकारी होता है जो भ्रष्टाचार के बारे में जांच करता है, ठीक है। किसी की भी जांच वो कर सकता है, उसके वो सरकार से मुक्त होता है, ठीक है। तो किस देश से लोकपाल का जो है विचार लिया गया था, बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स स्कैंडिनेवियाई देशों से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कैंडिनेविया देश कौन कौन से हैं जो टॉप रैंकिंग में आते हैं, कौन कौन से हैं, नॉर्वे, ठीक है, जैसे कि नॉर्वे हो गया,
और भी, जैसे इंग्लैंड आपका हो जाता है, ठीक है, इंग्लैंड हो जाएगा आपका, स्वीडन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इन देशों से लोकपाल का जो विचार लिया गया था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और बहुत ही थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आई थिंक स्लाइड के लिए पेज हो गया है चेंज। एक सेकंड फ्रेंड्स, हाँ आई होप कि आपको दिख रहा होगा इजीली। अब बताइए, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो आपको रट गया होगा, ठीक है। बताइए, असम, त्रिपुरा, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल, किस राज्य का लोक नृत्य है बिहू? कमेंट कीजिए फ्रेंड्स फटाफट। कहाँ का हो जाएगा बिहू लोक नृत्य? बिहू हो जाएगा फ्रेंड्स असम का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये। तो फ्रेंड्स आंसर अब देख लेते हैं। इसके आंसर लगाए हुए हैं आपके लिए, ये लगे हुए हैं, ठीक है। आंसर आप अपने मैच कर लेंगे। मैच क्या करना है, जो लोग पीडीएफ जिनको मिलेगी, जो वीडियो नहीं देख पाएंगे, वो पीडीएफ से आपने आंसर लगाएंगे, टेस्ट लगाएंगे अपना, और आंसर बाद में मैच कर लेंगे। कंटिन्यू हमने 1 से लेकर 27 तक क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप आंसर मिला लेंगे। और नोट्स, सीटेट से रिलेटेड कोई भी नोट्स आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिए, दी अंकित राठी के नाम से है। आप टेलीग्राम पे आगे पीछे करके टेलीग्राम को सारे नोट्स वहाँ से सब डला हुआ है उस पर, सीटेट के सभी सब्जेक्ट पेपर 1 और 2 के नोट्स भी हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी उस पर डले हुए हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट वीडियो और पीडीएफ है वो भी उस पर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। बाकी हाँ बस, वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और सेशन अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है। एक अपना प्यारा सा फीडबैक के लिए हमें कमेंट कीजिए, वीडियो के बाद में ऑफलाइन कमेंट कीजिए। और अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारा चैनल आगे आने वाले आपको सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अभी हमारे चैनल पे जो भी क्लासेस चल रही हैं वो सीटेट की चल रही हैं, जो कि फ्री हैं, कोई किसी से कोई भी चार्ज नहीं है, और जिसके साथ ही आपको हर एक क्लास की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाती है। जो लोग हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, उनको तो पीडीएफ मिल जाती है तुरंत ही। जो लोग केवल यूट्यूब से देख रहे हैं वो भी यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको हर पीडीएफ आप ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए सेशन में, शाम को मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें कि हम एसएसटी के प्रीवियस ईयर यानी कि 2023 का अगस्त वाला पेपर डिस्कस करेंगे। तो देखना मत भूलिए आप। मिलते हैं शाम को आपसे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।